नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्व रखता है स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, मगर अगर आपकी अपनी निजी बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर वेंचर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे भी टॉपिक्स हैं जैसे अगर आप कभी एमबीए करने जाएं फाइनेंस में, या जो एमबीए करते हैं फाइनेंस में, वो ये चीज़ें जो हैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर सीखते हैं और आज हम उसकी चर्चा करेंगे आपके साथ, तो आप भी वही एक्सपर्टीज़ रख सकेंगे जो कोई एमबीए रखते हैं जिन्होंने फाइनेंस किया है। हमारे साथ दिग्गज पैनलिस्ट भी बने हुए हैं। सुनील गावड़े जी हैं, गरेल जी हैं सैटको से, और नीतीश चंद जी हैं जिनसे हम व्यूज़ लेंगे मार्केट के पूरे एंगल से कि क्या हो रहा है। सुनील जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता था कि जब कंपनी की हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो मतलब हम देखते हैं कि इस कंपनी क्या चीज़ है, तीन चार मेन चीज़ें क्या होती हैं देखने लायक उसमें? उसमें तो हम लोग पहला कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद कैश फ्लो देखते हैं। तो बैलेंस शीट अपने को बताता है कि उसका एज ऑन टुडे क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितना रिजर्व्स है, कितना कैपिटल है और कितने डिफरेंट लाइबिलिटीज़ है। बट प्रॉफिट और लॉस में हम लोग उसका सेल्स कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। बाद में कैश फ्लो कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। बट ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ देख के पता नहीं चलती, उसको आइदर आपको एनालिसिस करना है, जो आप आइदर रेशियो के द्वारा कर सकते हो या आप उसको कंपेयर कर सकते हो आइदर लास्ट ईयर के साथ या इंडस्ट्री के साथ। सिर्फ बैलेंस शीट या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट मैं आज बोलता हूँ 10 करोड़ है, सो वो बताएगा नहीं कि वो क्या है। या असेट्स अगर 1000 करोड़ है तो उसका मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे डिफरेंट तरीके से। जी करे साहब, अगर आप इसमें थोड़ा सा नज़रिया डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी को अगर देख रहे हैं बैलेंस शीट को ज़्यादा देखें या उनके प्रॉफिट एंड लॉस को ज़्यादा देखें, या दोनों का कंबाइन करके देखें। दोनों को कंबाइन करके देखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट हाउ द कंपनी हैज अर्नड, वेयर दे हैव स्पेंड, डिप्रिसिएशन क्या प्रोवाइड किया है, इंटरेस्ट कितना भरा है, टैक्स क्या भरा है, किधर से पैसा आया, दैट्स अ profit and loss part. Balance sheet gives you how much is the borrowing, how much is the capital, how much is the long term borrowing, how the short term, how much is the creditors you have yet to pay money, how much is the debtors where from you have to receive the money. So all this is the part of the balance sheet. We have to analyze both together, conjunction में देखना है हमको। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें जो हम बैलेंस शीट में देखते हैं, जो मैं नीतीश जी से भी पूछूंगा, वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कैपिटल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कभी कभी कोई कंपनी होती है, उसने 300-400 करोड़ मार्केट से शेयर कैपिटल लिया होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वो कंपनी कितनी भी आमदनी कर रहा है, आपको ना डिविडेंड दे सकती है ना कुछ कर सकती है। कभी कभी कंपनी का कैपिटल बहुत छोटा होता है, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़। वो कंपनी अगर 50 करोड़ आमदनी बनाती है तो आप खुद ही सोच लो पर शेयर वो कितना पैसा आपको वापस कर सकती है। अर्निंग्स पर शेयर की हमने बात की थी, इसलिए कैपिटल पे आप ज़रूर नज़र डालिएगा। दूसरी चीज़ होती है कि ये कंपनी ने बोरोइंग कितनी की है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि कंपनी की 100 रुपये की बोरोइंग थी 2 साल पहले, अब 300 हो गई है, अब 500 हो गई है। उसका मतलब है कोई ना कोई दिक्कत तो चली रही है ना, मतलब ये पैसे बना नहीं रहे, बनाने के बावजूद ये है या कम बना रहे हैं और इनको बोरो करना पड़ रहा है। तो वो कंपनी के हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करती है। नीतीश जी, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो डाल सकें। जो इन्वेस्टर होते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि कंपनी का कैपिटल बहुत ज़्यादा ना हो, और दूसरा डेट पे भी फोकस करते हैं। आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे या इंपॉर्टेंस देंगे या एक को? देखिए आशु जी, ऐसा होता है कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो ये नेचुरल है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप बोरो करेंगे, लेकिन वो बोरोइंग इतनी होनी चाहिए कि वो जो बिज़नेस है उसको आप जस्टिफाई कर सकें। उस डेट को जो आप जो बोरोइंग कर रहे हो उसको आपको सर्विस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा डेट ले लिए हैं या इतना ज़्यादा बोरोइंग कर लिए हैं कि आज आपको उसका इंटरेस्ट पे करने में ही प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बैलेंस करके रखना पड़ेगा कि हेल्दी बिजनेस के लिए बोरोइंग नेसेसरी है, लेकिन वो बोरोइंग इतनी होनी चाहिए कि जिसको आप सर्विस कर सकें, जिसको बाद में आप रीपे करने की आपकी पोजीशन हो और बिजनेस इवेंचुअली ग्रो होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस रहेगा तब तक ही प्रॉफिटेबल रहेगा, कंपनी की ग्रोथ रहेगी और उसमें एक अप्रिसिएशन आएगा। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर कंपनी को प्रॉब्लम फेस होगी और उसके मार्केट प्राइस और डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सुनिए जी, एक मैं एक्सचेंज के बनिस्बत ये पूछना चाहता था, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कंपनी का कैपिटल बहुत कम है, और कोई कोई एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका कैपिटल इतना नहीं है तो आप लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। और कभी कभी हम पढ़ते हैं ये परमिटेड सिक्योरिटी है, ये इसमें क्या फ़र्क है? और आप कैपिटल को देखते हो या आप यह देखते हो कि
इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है अपने लिस्ट करने के पहले? हम लोग उसका मार्केट वैल्यू अलग से आता है, बट उसका फेस वैल्यू कितना है उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि वो कंपनी मेन बोर्ड में लिस्ट होने वाली है कि हम लोग ने एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का अलग से बोर्ड किया है, उसको एसएमई एक्सचेंज बोलते हैं। तो अगर आपका कम है तो आप एसएमई में उसको लिस्ट कर सकते हो, आपका ज़्यादा है तो आप उसको मेन बोर्ड में लिस्ट कर सकते हो, और दोनों का फिर ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी अलग होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जो कंपनी लिस्टेड होती है वो कंपनी का इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम, उनको होता है कि हम लोग को वो सब इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में बताए, उनका डिस्क्लोजर है या जो भी कंपनी में हो रहा है, उनका ऑडिटेड रिपोर्ट, वो सब हमको बताना पड़ता है। परमिटेड कैटेगरी ऐसी होती है कि जो कंपनी हमारे यहाँ पे लिस्ट नहीं है, कोई अदर जगह पे एक्सचेंज में लिस्ट है, बट हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर या स्टॉक ब्रोकर है उनको वो चाहिए, तो हम लोग वो सिक्योरिटी को परमिट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वहाँ पे फिर हम लोग वो इन्फॉर्मेशन हमको कंपनी नहीं दे सकती, बट हम लोग वो इन्फॉर्मेशन लेके डिस्क्लोज करते हैं। मतलब आप एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि आप यहाँ ट्रेड कर लो, मगर हमने ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की सीधी कंपनी से, डायरेक्टली कलेक्ट नहीं की, या कंपनी हमारे ऑब्लिगेटेड नहीं है कंपनी के ऊपर कि हमको दे, बट हम लोग वो इन्फॉर्मेशन लेके डिस्क्लोज तो कर लेते हैं, बट कंपनी का उसमें फिर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को छोड़ के एक और स्टेटमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप जाना मत, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तीसरी चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जिस टूल पे आप खड़े होके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। जो भी एक्शन है वो कंपनी लेता है शेयर होल्डर्स के रिवॉर्ड करने के लिए, वी कॉल इट कॉर्पोरेट एक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेसिकली ये बोनस शेयर होते क्या हैं? कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज इन्हें क्यों इशू करती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी राइट शेयर्स के बारे में। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. वेलकम बैक। ब्रेक में जाने के पहले मैंने आपसे कहा था कि जो ये इन्वेस्टिंग का स्टूल है उसमें 3 चीज़ें हैं जिस पे ये स्टूल खड़ा होता है। 2 चीज़ों की हमने बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की। एक और स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को छोड़ के जो ज़्यादा हम सोचते नहीं है, ना ही डिस्कशन होती है, मगर इससे ज़्यादा महत्व स्टेटमेंट जो है किसी भी इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती, आपके लिए भी, जिसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मतलब कैश आया कि नहीं और कैश गया कि नहीं। भाई हम कितनी भी बात कर लें मगर कैश आ जा नहीं रहा तो क्या करें। कभी कभी कंपनी जो है इनवॉइस निकाल देती है, हाँ जी हमने इनवॉइस भेज दिया है 20,000 रुपए का। इनवॉइस तो भेज दिया, बंदे ने पैसे आपको दिए कि नहीं दिए? क्या मतलब है 20,000 का आपने आप कह जी मेरा रेवेन्यू 20,000 है, हाँ जी 20,000 आपने कागज लिख के दे दिया, 20,000 आ गए आपके? नहीं, इसलिए एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। सुनील जी अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताने जाएं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का कितना महत्व रहता है स्टेटमेंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, जिसमें आपने आज, ऐसा हो सकता है कि आपने खर्चा आज किया है बट उसका आप पैसा नेक्स्ट मंथ ईयर में भरने वाले हो, तो भी आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। तो वो होता है एक्रूअल बेसिस कि ये साल के लिए आपका कितना खर्चा है। और कोई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो जिसके लिए आप कैश नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन, तो वो कैश नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि मेरे को कैश कहाँ से आया। तो एक कैश तो मेरे को ऑपरेशन से आएगा, जो मेरा बाय सेल में कर रहा हूँ उससे आएगा। फिर दूसरा कैश मेरे को कैसे आएगा, दूसरे तरीके से मैंने अगर लोन लिया है या कोई मैंने कैपिटल बोरोइंग किया तो उसके वजह से कैश आएगा। और तीसरा मैंने कोई मेरा असेट सेल किया है वो सब आएगा। और दूसरी जगह मेरा कैश कहाँ पे जा रहा है, मीन्स मेरा ऑपरेशंस में कैश कितना जा रहा है, मैंने कोई मेरा लाइबिलिटी पे किया है क्या, या मैंने कोई मेरा असेट नया खरीदा है क्या। तो वो भी बहुत सारा चीज़ बताता है कि ये साल का अपना एडिशनल एक्सपेंशन के लिए आपने कोई कैपिटल साइड में कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो आपने कितना
कैश उसके लिए खर्चा किया। सो कैश जनरली प्रोवाइड करते हैं आपको कितना कैश आया, कितना गया और आपका कितना बैलेंस है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज उसके ऊपर आपका डिपेंड रहता है कि आपको कितना बोरो करना पड़ेगा और अगर कोई एक्सपेंसेस आता है, इमरजेंसी आती है तो आपके पास उसके लिए पैसा है क्या। जी, तो हम सब का एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ऑडियंस का भी। आपने नोटिस किया होगा कि मार्च 31 के पहले सब आपके पास पहुंच जाते हैं। जी गाड़ी आज ले लो, पैसे बाद में दे देना, घर आज ले लो, पैसे बाद में दे देना, टीवी आज ले लो, पैसे बाद में दे देना। वो चीज़ कर रहे हैं जो सुनील जी कह रहे थे, एक्रूवल। आज मेरी किताब में डाल दो ताकि मैं दिखा सकूं रेवेन्यू हो गया है, बेशक पैसे किसी और टाइम आ जाएं, मगर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखते उसमें वो पैसे नहीं होते। और अगर किसी कंपनी ने फ्रॉड करना है, मतलब बेकार की रसीदें बनाई जा रही हैं, तो आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हमने कुछ बेच दिया है और कैश नहीं आया तो आपको पता है गड़बड़ है। जी, इसलिए नितिश जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को आप देखोगे जब ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। डेफिनेटली अशोक जी, देखिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है ये, क्योंकि क्या है कि कहने और करने में जो डिफरेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बता देता है। जी, मतलब ऐसा है, देखिए जी, बात की बात सिर्फ पैसे दिखा दें, कितने आए कितने गए। तो 3 किस्म की मेन पैसे आते हैं या जाते हैं कंपनी के पास। एक पैसे आते हैं ऑपरेशन से, तो उसमें तो कोई हैरान की नहीं है, मैं दुकान चला रहा हूँ तो जो कमाई हो रही है वो आ रही है। एक पैसे आते हैं इन्वेस्टिंग से, या जाते हैं इन्वेस्टिंग से, या तो मैंने कोई चीज़ बैंक में निवेश किया या कुछ बॉन्ड खरीद लिए, या मैंने इन्वेस्टिंग की, अपनी दुकान की जो है लाइटें ठीक की, फ्रिज लगाए, इन्वेस्टिंग। एक पैसे आते जाते हैं फाइनेंसिंग से। फाइनेंसिंग का मतलब है मैंने किसी से पैसे लिए या अपने पैसे डाले या इंटरेस्ट की पेमेंट की, वो सब फाइनेंसिंग है। तो जब भी आप एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें एक जगह होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा होगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तीसरा होगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो के बगैर आप जाइएगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, पैसे खर्च करते हो, मगर आप इंश्योरेंस भी खरीद लेते हो, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को आप इंश्योरेंस जैसे लेके चलो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ। एक और चीज़ करते हैं, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे जो एनालिस्ट होते हैं, जैसे आप अपने आप भी करना चाहें, हम एक चीज़ करते हैं, की रेशोज ढूंढते हैं। कभी कभी हम रेशो देख के देखते हैं कि भाई क्या कंपनी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ग्रेड साहब, अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, कौन से ऐसे मेन रेशोज़ हैं? जैसे आपने इंटरेस्ट रेट की तो बात ही की कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट इतना नहीं होना चाहिए कि अर्निंग कवर नहीं कर सक रही, वो शायद एक रेशो है, मगर बाकी 2-3 रेशो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हो। I would first study gross profit to sales. जी, That is very important indicator whether the company is earning 5%, 10% on a gross level. Then I see net profit to sales. That is very important. After the meeting all the expenses, what is the net profit? So this indicates the company की profitability. I see last 5 years ago their gross profit was 10%. Now it has become 5%. Although the sales are increasing, but profit नहीं आ रहा है उनके पास. That means their margins are under pressure. They are facing competition. They are unable to sell the good at a good rate. So this will indicate कंपनी इज बाउंड टू बी इन डिफिकल्टी। एक इन्वेंट्री का भी रेशो मैंने देखा है कि बहुत सारे एनालिस्ट फॉलो करते हैं कि कितने दिन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, ये क्यों महत्व रखता है आपके? एक इन्वेंट्री को ज़्यादा देखते हैं, यू आर सपोजिंग विदिन हाउ मेनी डेज यू आर एबल टू सेल एंड जनरेट इनटू कैश। माल बना के बेच के कितने दिन में आपको पैसा आता है? एवरेज साइकिल से 30 डेज, तो इंडस्ट्री की 30 है, आपके यहाँ 60 दिन में पैसा आ रहा है। दैट मीन्स यू आर वेरी स्लो either recovering the money or giving larger credit than what is required your competition. So ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। What is your trade cycle for payables and receivables? तो दोनों को हम 365 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितने दिन की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है और कितने दिन की आपने क्रेडिट दी है। जी, नितिश जी, कोई ऐसा रेशो है जो आप देखते हों सेल्स का या प्रॉफिट का? देखिए आशु जी, एक रेशियो जो हम जनरली मॉनिटर करते हैं वो है डेट इक्विटी रेशियो, कि इसमें ये पता लगता है कि कंपनी कितना डेट ले रही है, उसका कंपनी का इक्विटी कितना है जिसके सामने उसने कितना डेट ले लिया है। तो ये रेशियो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है, ये भी एक सिग्नल रहता है कि कंपनी इज़ इन ट्रबल। तो इसको डेट इक्विटी रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये ज़्यादा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, इसको और फर्दर डीप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सुनील जी, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा रेशो हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए थोड़ा गौर करना चाहिए? और जनरली ये जो रेशियोज़ है, लाइक करंट रेशियो,
जो बेसिकली बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। जो इफ़ यू टेक करंट असेट्स, जो करंट असेट्स में आपका डेटर्स या कैश बैलेंसेस या आपके रिसीवेबल्स जो है शॉर्ट टर्म वाले, और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नॉट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो आपका शॉर्ट टर्म असेट्स आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर कर रहा है क्या? अगर वो नहीं कवर कर रहा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आ सकती है। तो वो एक रेशियो ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट असेट रेशियो, जो पब्लिक उसको देख सकती है। जो बाकी रेशियो बताए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील जी, आपने इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। ये पिछले सालों में जब मार्केट गिरने लगा तो बहुत सारे लोग बात करते थे हम एसेट रिच हैं मगर कैश पुअर हैं, और वो ये हो गया कि प्रॉपर्टी तो आपके पास है 2-3 करोड़ की, मगर प्रॉपर्टी आप बैंक के पास दूसरे सवेरे नहीं लेके जा सकते, और इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं हैं। तो देखिए क्या हो गया, मिसमैच हो गया। सुनील जी का कहना यह है कि अगर कंपनी के आज पेमेंट करनी है उनको 2000 की, बेशक उनके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी हर रोज जाके थोड़ी कुछ कर सकते हैं। 2000 की पेमेंट करनी है तो 2000 की पेमेंट के पैसे भी होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी रेशो या एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। इस पे भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में तो आपने जान लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे इन सब का मैं करूं क्या, इस सब को इंक्लूड करके मैं क्या ढूंढूं। एक ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ये सब 3 चीज़ों के साथ हम कर क्या सकते हैं और निवेश कैसे कर सकते हैं। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. 1 महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो, और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है उसके ऊपर एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? फिर अनाउंसमेंट क्या होता है? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स राइट्स को डिक्लाइन कर दे तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. आज की समृद्धि की पाठशाला में हमने इतने दिलचस्प टॉपिक्स पे बात किया कि बहुत सारे छात्रों का सवाल बहुत सारे शहरों से, विभिन्न शहरों से आया। विशाखा जी जो हैं देहरादून में छात्र हैं और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है, जाके सुनते हैं क्या है वो। जी विशाखा जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विशाखा तिवारी है। मैं ग्राफिका यूनिवर्सिटी देहरादून से MBA फाइनेंस कर रही हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में पहले भी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? Balance sheet is a stand-alone as of 31st March. What are the assets of the company? What are the liabilities of the company? It is a pictorial on one particular day. आप फोटो खींच रहे हो उसका. And profit and loss account gives you what throughout the year आपने क्या कमाया है, क्या गंवाया है, क्या प्रॉफिट किया है, क्लास किया है, कौन से आइटम में कमाया, कौन सा आइटम में कमाया, और एंड में आपका रिजल्ट क्या हुआ है, और उसका जो नेट निचोड़ होता है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। जी सुनील जी, इस पे आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? और एक और चीज़ विशाखा जी मैं जो कहना चाहता था आपसे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी ज़रूर देख लीजिएगा, मगर और कोई मेन अंतर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस शीट में आपको आपके असेट्स कितने आज के दिन में, आपके लाइबिलिटीज़ क्या है, आपका रिजर्व्स कितना है, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, वो आज के दिन के आपको तस्वीर दिखाते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस में आपने टोटल सेल्स कितना किया, उसमें से एक्सपेंसेस कितने हैं, और पूरा साल का जो आपने काम किया उसके वजह से आपका प्रॉफिट कितना आया वो बताता है। तो वो बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलता है कि आपका प्रॉफिट कितना आया पूरा साल में, और बैलेंस शीट बताते हैं आज आपकी क्या परिस्थिति है। जी थैंक यू सर, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बहुत अच्छे से बताया। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और टर्म है कैश फ्लो, तो ये क्या रिवील करता है, आप मुझे बता सकते हैं? नितिन जी, अगर कैश फ्लो के महत्व भी आप बता सकें। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहती है कि अगर आपने कोई सेल किया है, गुड्स सेल किए हैं, तो उसके एक्चुअल कैश आ रहे हैं कि नहीं। जी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कंपनी से बुक्स ऑन रिकॉर्ड्स के लिए ये चीज़ दिखा रही है कि सेल हो गया है लेकिन उसका एक्चुअल कैश फ्लो ही नहीं है। तो ये एक बहुत रिस्की थिंग हो सकती है कि कंपनी अपने बुक्स को कुक कर रही है जहाँ की एक्चुअल सेल हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बुक्स में दिखाने के लिए हुआ है। अगर वो कैश आता है तभी वो अकाउंट किया जाता है, तभी उसका वेटेज रहेगा, अदरवाइज इसमें एक क्वेश्चन मार्क रह सकता है। हेलो सर, ये जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वो एक टर्म के बारे में बहुत चर्चा करते हैं जिसका नाम है कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या आप बता सकते हैं कि उसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो ये अप्रिशिएट होके 1,50,000 हो जाए या 2 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस एप्रिसिएशन को हम कहते हैं कि जो आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है वो कितना अप्रिशिएट होता है। सो जो एप्रिसिएशन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल एप्रिसिएशन। इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में लगाए हैं। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो वो आपका 7-8% पे ग्रो करेगा। आपने इक्विटी मार्केट में लगाया है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड तो डिपेंड करता है कि वो 15 to 18% ग्रो कर सकता है। तो ये एप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा कैपिटल। नमस्कार सर, मैं अभिनव सक्सेना ABV IIITM ग्वालियर MBA फाइनेंस फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस रेशियोज़ के बारे में कुछ बताएं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, फिनेंशियल और एक्टिविटी रेशियोज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो आपके बताता है कि आपका जो कंपनी का कोर बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है क्या। उसके बाद आपके सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देता है। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी बहुत बड़ी दिक्कत में। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके जो अदर एक्सपेंसेस है कोर बिजनेस छोड़ के वो माइनस करने के बाद जो आता है वो नेट प्रॉफिट रेशियो दिखाता है। वो जनरली आपको बताता है कि आपका कंपनी का मार्जिन कितना है। बट सिर्फ मार्जिन आइसोलेटेड में देख के पता नहीं चलता है, आपको इधर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एक इंडस्ट्री में 10% मार्जिन अच्छा रहेगा और कोई इंडस्ट्री में 50% मार्जिन शायद बुरा भी हो सकता है। तो आपको इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करना है और आपके प्रीवियस ईयर के साथ भी कंपेयर करना है कि आप मार्जिन में बेहतर कर रहे हो या कम कर रहे हो। और दूसरा रेशियो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको आपके इंटरेस्ट को कवर कर रहा है क्या। तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट विल गिव यू कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके कितने इंटरेस्ट को कवरेज कर रहा है। अगर वो जितना ज़्यादा बार करेगा उतना अच्छा रहता है। There are 2 activity ratio. जब आपका total sale divided by your total assets, that's called the activity ratio, the total assets to turnover ratio. Then there is the fixed assets to turnover. So total sales divided by fixed assets. So that gives you a activity ratio. These are 2 activity ratios important. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष दत्त सेमवाल है और मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून का छात्र हूँ। सर, आपने जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बताए जो कि P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं बैलेंस शीट से हम कैसे इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे? जैसा हमने पहले देखा डेट इक्विटी रेशियो, जिसमें जो बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड है, या करंट रेशियो या क्विक रेशियो। करंट एसेट अपने को शॉर्ट टर्म अपना सोवर्जिनिटी के बारे में बताता है कि अपना कंपनी शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकती है क्या लायबिलिटी के बारे में। और क्विक, जैसे आपने बताया मुझे कल ही किसी को पेमेंट करना है तो मेरे पास पैसा है सो दैट आई कैन गिव इट इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे और दूसरे दिन। तो वो ये 3 रेशियो है जो सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा रेशियोज़ के एनालिसिस करने हैं। गुड मॉर्निंग, मैं महिमा गंभीर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून MBA फाइनेंस सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हूँ। सर, आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू फॉर दैट। एंड सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या और कोई रेशियोज़ भी हैं जो हम कंपनी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तो हमारा पेबल साइकिल होता है कि ट्रेड डेट्स कितना आपको पेबल होता है। आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय 365 सेल यू गेट अ पेबल रेशियो। सिमिलरली रिसीवेबल, आपने माल बेचा है, कितनी साइकिल आउटस्टैंडिंग कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों रेशियोज इंपॉर्टेंट है कि आप पेमेंट करने में कितने दिन लगाते हैं और पेमेंट रिकवरी करने में कितने दिन लगाते हैं। दैट जजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी कि वेदर यू आर साउंड इनफ कि आप 40 दिन की क्रेडिट लेते हो, 60 दिन की दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर इनकरिंग अ लॉस। मे बी पॉसिबली इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। इसके लिए ये रेशियो भी बहुत ट्रेड साइकिल देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप देख सकते हो कि हमने स्टॉक लिया, कितनी बार हमने उसको फिनिश गुड में कवर किया साल भर में।
एज मच क्विक एज यू कैन मेक 2 महीने के स्टॉक टर्न 6 बार टर्न कर सकते हो तो योर प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑब्वियसली इंप्रूव। पर आपको सिर्फ एक ही साइकिल कंप्लीट करनी है 1 साल में तो योर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अफेक्टेड। जी, तो महिमा जी ये सवाल का आपका जवाब मिल गया होगा, आशा करते हैं, और धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सुनील जी, आप हमारे साथ रहे दोनों एपिसोड्स में, और मेरे ख्याल से MBA स्टूडेंट्स जो 1-2 सेमेस्टर में निकालते हैं हमने ये 2 एपिसोड में ख़त्म करेगा। गलेरिया साहब, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, ये आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत आभारी हैं आपके। नीतीश जी, आपने मार्केट को दोनों फंडामेंटल टेक्निकल साइड से देखा है और आज वो एक्सपीरियंस आप लेके आए, उसका निचोड़ आपके साथ साथ मैं भी इन सब का नॉलेज का निचोड़ ले लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस का, आपका भी, दर्शकों आपका ज़रूर। समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त है। मैं हूँ आशीष दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश, पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, बैंकों से रखो व्यवहार,